आज देश के लिए एक बेहद दुखद खबर आई। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में दोपहर करीब 12:20 के आसपास पर हुआ। हेलीकॉप्टर में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें उनके स्टाफ के 9 लोग और 5 क्रू मेंबर्स भी थे। और अभी खबर निकल के आ रही है कि इस हादसे में 14 में से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी शामिल हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को गंभीर स्थिति में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया था, जहां निधन हुआ। यह हादसा तमिलनाडु में कोयम्बटूर और सुलूर के बीच में हुआ। जनरल रावत एक कार्यक्रम में शरीक होने के बाद वापस लौट रहे थे। हेलीपैड से 10 मिनट की दूरी पर घने जंगलों के बीच हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। तो हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें 14 लोग सवार थे। सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थी और उनका भी निधन हुआ है। इस घटना के बाद पूरे देश भर में शोक की लहर है। घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री से लगाकर तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अलग अलग गणमान्य लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेताओं ने भी दुख जताया है। बता दें कि यह दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास आज दोपहर को हुआ था। वहीं कानपुर में युवाओं ने सीडीएस बिपिन रावत को मशाल जलाकर श्रद्धांजलि भी दी है। राष्ट्रपति से लगाकर प्रधानमंत्री सभी ने ट्वीट्स किए हैं। वो ट्वीट्स आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया और सभी कह रहे हैं कि ये एक अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई आगे आने वाले लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। चूंकि जिस तरह से करियर रहा है सेना के भीतर, देश की सेवा जनरल बिपिन रावत ने की है, ऐसे में आज सब उनके कामों को याद कर रहे हैं। आज इसलिए करी गई थी, आज हम सभी लोगों को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि देश के जो जल, थल और वायु सेनाध्यक्ष हैं बिपिन रावत जी, उनका निधन हो गया और जैसे ही उसकी पुष्टि हुई पूरे देश में शोक की लहर एक फैल गई। हम युवा भी आज इसी जगह पर कानपुर में एक जगह पर इकट्ठे होकर बिपिन रावत जी और जो भी हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए हमने एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर रखी और हम लोगों ने यहाँ पर मौन होकर और मशाल जलाकर वो श्रद्धांजलि सभा बिपिन रावत जी को दी। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 दिसंबर को होने वाली रैली की तैयारियों के संबंध में बैठक की। तकरीबन आधे घंटे तक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनसभा के मंच, पंडाल, हेलीपैड की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 18 दिसंबर को पश्चिमी यूपी से मध्य यूपी होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। ये अब तक का देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। ये एक्सप्रेसवे लगभग 600 किलोमीटर और 6 लेन का होगा। बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद के अलावा सभी विधायक, ब्लॉक प्रमुख और स्थानीय जिला कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। बहुत बड़े कार्यक्रम का शिलान्यास यहाँ पर करने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास का कार्यक्रम यह देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा।
फिर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए महिलाओं के लिए एक अलग से घोषणा पत्र आज जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण देने सहित कई बड़ी घोषणाएं की हैं। प्रियंका गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी। अब जरूरी है कि महिलाओं को राजनीति में भी हिस्सेदारी दी जाए। ये काम कांग्रेस पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 40% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी होगी। तो मुख्य रूप से प्रियंका गांधी ने जो शक्ति विधान इस घोषणा पत्र को नाम दिया है, उसमें किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। महिलाओं पर फोकस करके ये अलग से घोषणा पत्र बनाया गया है और उसके अलावा पूरे राज्य के लिए एक घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जारी किया जाएगा, जिसमें तमाम प्रदेश के अन्य वर्गों के लिए और अलग अलग इलाकों के लिए भी घोषणाएं होंगी। आज पूरी तरह से शक्ति विधान इस घोषणा पत्र को नाम दिया गया और महिलाओं को समर्पित ये घोषणा पत्र था। इससे पहले प्रियंका गांधी चुनाव में टिकट वितरण के दौरान भी 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर चुकी हैं। उसके अलावा आज जो ये घोषणा पत्र है, इसमें भी महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं के संदर्भ में ऐलान किया गया है। तो महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया गया है। सरकारी बसों में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त कर दी जाएगी। उसके अलावा सरकारी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था महिलाओं के लिए की जाएगी। बुजुर्ग और विधवा महिला को 1000 रुपए प्रति महीना पेंशन दी जाएगी। महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी अस्पतालों में फ्री कर दिया जाएगा। ये तमाम ऐलान आज शक्ति विधान, जिसे घोषणा पत्र महिलाओं के लिए स्पेशल तैयार किया गया कांग्रेस की तरफ से, इसमें किया गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। प्रदेश सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत आज मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी की नगर के डेवड़ी वल्लभदास मोहल्ला स्थित 9 करोड़ 44 लाख रुपए की भूमि को कुर्क कर दिया गया। ये कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। जिले में अब तक मुख्तार, उसके स्वजन और सहयोगियों की 43 करोड़ 67 लाख 48,167 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। बता दें कि डीएम के आदेश का नोटिस चस्पा करने के साथ ही भूखंड को कोर्ट के अधीन दर्ज किया गया है। प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई के अंतर्गत मुख्तार अंसारी की पत्नी अफजा अंसारी की बेनामी संपत्ति 9 करोड़ 44 लाख रुपए की गई है और ये अभियान लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है। इसके अंतर्गत अब तक मुख्तार अंसारी व उनके सहयोगियों के अंतर्गत जो अब तक इस जिले से जो कार्रवाई की गई है वो लगभग 43 करोड़ 67 लाख 48,167 रुपए की गई और ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर पहुंचे, जहां 94 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। डिप्टी सीएम ने कहा कि आगामी चुनाव में 325 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी, क्योंकि बीजेपी विकास के रास्ते पर चलती है। सपा, बसपा और कांग्रेस की तरह बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव नहीं लड़ती। बीजेपी का लक्ष्य विकास करना है, फिर विकास अयोध्या का हो या मथुरा का, लेकिन विपक्ष को न राम मंदिर चाहिए और न ही विकास। 2022 में 325 से अधिक सीटें जीतेंगे, 325 से अधिक। और इस बार मैं एक नारा दिया करता हूं कि 2022 में तो हम लोग ये 300 से अधिक जीतेंगे, वोटों के प्रतिशत की बात नहीं करते थे। लेकिन 2022 के लिए मैं आज सहारनपुर की धरती से, मां शाकंभरी देवी की धरती से कह करके जा रहा हूं कि 2022 में 100 में 60 हमारा है, 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। क्यों हमारा है? क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार
खड़ी करने का काम ये सपा बसपा कांग्रेस करती थी। हम विकास के मामले में कोई भेदभाव न किए हैं न कभी करेंगे। श्री राम विवाह महोत्सव अयोध्या में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नगर के लगभग 1 दर्जन से अधिक मंदिरों में देर शाम भगवान श्री राम की भव्य बारात निकाली गई। इसमें हाथी घोड़ा सहित बड़ी संख्या में लोग नाचते गाते हुए इस बारात में शामिल हुए हैं। बता दें कि नगर भ्रमण के बाद माता सीता के स्थान यह पहुंचेगी जहां उनका विवाह संपन्न किया जाएगा। भगवान श्री राम की बारात पहुंचेगी और सनातन परंपरा के मुताबिक हिंदू रस्म रिवाज से इस विवाह महोत्सव का आयोजन संपन्न कराया जाएगा। देश विदेश के 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस विवाह के गवाह बनने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड की खबरों की बात करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राजधानी देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2021 का आयोजन किया। इस दौरान पीआरडी जवानों की ड्यूटी के दौरान किसी जवान की मृत्यु होने पर परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार में जल्दी ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इस मौके पर खेल मंत्री अरविंद पांडे और विभागीय सचिव सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। महाकुंभ यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है और ये सारे बच्चे हमारे आने वाले भविष्य हैं। उन सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं। और हमारी जो खेल नीति आई है, खेल नीति में हमने वो सारे प्रावधान किए हैं जिसके कारण से एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाला बच्चा जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, उसको अब आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार ने नई खेल नीति में सारी व्यवस्थाएं की हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में संगठन और सरकार की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी संगठन ने बातचीत की है। तो वहीं सरकार के बाद प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी ने उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि आगामी दिनों में बीजेपी के सभी नेता 60 से 70 हजार छोटी मोटी बैठकों में शामिल होंगे। वहीं पन्ना प्रमुखों के साथ भी बैठकों का सिलसिला अब और तेज किया जाएगा। प्रदेश के अंदर लगभग छोटी और 60-70 हजार छोटी बैठक का एक अभियान हम लोग चलाएंगे। हर नेता को 10 लोगों की, 12 लोगों की, 15 लोगों की, इस तरह की बैठक भी हम लोगों को करनी है। उस पर भी हम अभियान बहुत बड़ा लेंगे। हमें विधानसभाओं के अंदर पन्ना प्रमुख सम्मेलन ये भी हम लोग करने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 5 मिनट में प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबरें। आगरा में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आगरा के इत्माउद्दौला क्षेत्र में फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। बच्ची की हालत बिगड़ने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। हमीरपुर में शराबी पति शराब के नशे में रोज पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता था। पीड़ित महिला का आरोप है कि थाने में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला ने इसके बाद एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली में मारुति वैन में आग लग गई। वैन सहित आगरा में भाजपा के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर जमकर कर रहे हैं अवैध वसूली। निःशुल्क योग प्रशिक्षण के दौरान 400 रुपए की अवैध वसूली से युवाओं में आक्रोश। हरदोई के जिला अस्पताल में ओपीडी वार्ड में तैनात एक ट्रेनी फार्मासिस्ट को शराबियों ने पीटा। युवक गंभीर रूप से घायल। नाराज ट्रेनी फार्मासिस्ट ने डीएम के पास लगाई सुरक्षा की गुहार। आगरा में मलका चबूतरा पर नगर निगम ने सालों पुरानी समाधि तोड़ी। लोगों ने निगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दी चेतावनी। फर्रुखाबाद में पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला कर दिया। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालौर में लड़कियों के डांस के दौरान युवक ने तमंचे से खुलेआम फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस जांच में जुटी है।
आगरा में करीब 15 से 20 फुट लंबा अजगर निकलने से ग्रामीणों में दहशत है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस अजगर को काबू किया। एटा में दो बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में एक लकड़ी के कारखाने में अचानक लगी आग और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बरेली में झाड़ियों में मिला एक घायल अवस्था में नवजात शिशु। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल नवजात को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों का गुस्सा फूटा। पिछले साल का भुगतान अब तक नहीं देने के बाद आक्रोशित किसानों ने चीनी मिल के गेट पर धरना दे दिया। गोंडा में गन्ने के खेत के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा। हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कर रही है। बुलंदशहर में ऑटो चोरी कर भाग रहे ऑटो चोर को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमीरपुर में युवक की मौत के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार किया। मामले में आक्रोशित परिजनों ने जमकर सड़क पर हंगामा किया। सीओ सदर सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद। बाराबंकी में अज्ञात युवक का शव नाले में मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में नवजात मासूम नहर में बहता मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को नहर से निकलवाकर सीएचसी में भर्ती कराया है। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। हमीरपुर में डेरा निवासी ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सरकारी आवास नहीं मिलने और सड़कों की खस्ता हालत को लेकर समस्याएं बताई। लखनऊ में शोरूम में घुसकर बदमाशों ने गोली मारकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। गोली लगने से एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। अमेठी में तेज रफ्तार बाइक सवार को जानवर ने टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मैनपुर के सर्विलांस टीम ने साथ मिलकर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी क्राइम ब्रांच की टीम बनकर लोगों को उठाकर उनके ऊपर दबाव बनाकर पैसों की वसूली करता था। शातिर गिरोह में एक पुलिस का बर्खास्त सिपाही भी शामिल है जो गिरोह का संचालन करता था। और सहारनपुर में पुलिस ने नशा तस्करों का खुलासा किया है। एक महिला सहित कुल 3 नशा तस्करों और 566 ग्राम के स्मैक के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया।